हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। किसी भी चीज़ को ले लो तुम, उसके कुछ ना कुछ गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते ही हैं, राइट। तो अब आज हम करेंगे कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट इज़ टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्या है कि जो भी अकाउंटिंग है उस बिज़नेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है डे टू डे, हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस में क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसका हम पता लगा सके। कैसे पता लगाओगे? जब आप अकाउंट्स तैयार करोगे तभी तो, जब आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड करते रहोगे। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, क्या उद्देश्य है इसका अकाउंटिंग बनाने का, कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाए। ताकि क्यों? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, जिससे कि हमें हमारी बिजनेस में कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है, उसका पता लगा सके। देखिए, प्रॉफिट और लॉस क्यों जानना होता है? ये तो एक कॉमन सेंस सी बात है कि जो भी बिजनेस हो रहा है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही हो रहा है, राइट। तो हमें पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस, और वो कैसे पता चलेगा? जब हम अपने अकाउंट्स तैयार करेंगे। थर्ड इज़ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उससे हमें हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, बैलेंस शीट का पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ है, कितने हमने मतलब आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम से हुई हैं। ठीक है, तो क्या पता चलता है? उससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। उसके बाद आता है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। जो हमारी अकाउंटिंग है ना, उसका ऑब्जेक्टिव हमें एरर एंड फ्रॉड से सेफ रखना भी होता है। आप कहोगे कैसे? देखिए, मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि बिजनेसमैन ने, जो भी वहाँ का ओनर था, उसने अपने प्रोडक्ट को रेडी करने में मशीनें परचेज़ की हैं। ठीक है, उसने 10 लाख की एक मशीन परचेज़ की। ऐसे ही उसने 10 लाख की 10 मशीनें परचेज़ की। ठीक है, तो अब वो ये देखता है कि क्यों ना मैं देखता हूँ कि भाई मशीनें ठीक से चल रही है क्या नहीं। अब वो मशीनें देखने जाता है तो काउंट करता है, तो जिस 10 मशीनों में से 2 मशीनें कम होती है, तो अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ से पूछता है कि भाई हमने तो पिछले साल 10 मशीनें परचेज़ की थी, तो ये 8 मशीनें कैसे हैं? तो एम्प्लॉयज़ भी कह देते हैं कि नहीं सर, हमने 8 मशीनें ही परचेज़ की थी। तो वो ये कहता है कि क्यों ना मैं अपना रिकॉर्ड चेक करूँ। क्यों? क्योंकि उसने तो सिस्टमेटिकली अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एरर्स और फ्रॉड से बचाने का भी है। तो पता चल जाता है कि बिजनेस में भाई घपला हुआ है, राइट। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। देखिए, जो भी हमारी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो हम किन्हें प्रोवाइड करवाते हैं? यूजर्स को। यूजर्स को क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? जिससे कि वो हेल्पफुल डिसीजन हमारे बिजनेस के लिए ले सके। ठीक है, यूजर्स कौन होते हैं? हमारे जो भी हमारे कंपनी में कैपिटल्स लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, ये सभी यूजर्स होते हैं। उसके बाद है टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या है कि जो भी हमें अकाउंटिंग बनाने से ये पता चलता है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमने पिछले साल में क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, इस साल में क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें जो हमारा बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, ये जो इनके पॉइंट्स हैं ना, ये एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, जो भी हमने मीनिंग पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, लेकिन क्या है कि इनके नेम चेंज कर दिए। ये थ्योरेटिकल के लिए आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है अकाउंटिंग का। देखिए, ये तो अब आप खुद भी पॉइंट्स कंज्यूम कर सकते हो, राइट। अब अकाउंटिंग का क्या काम होगा? देखिए, चलो खुद से करके देखते हैं। फर्स्ट तो यही होगा कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उन्हें अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए, फिर इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाए अपने यूजर्स को। ठीक है, कर सकते हैं ना। चलो अब इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। देखिए, मैंने अभी बताया था, ऑब्जेक्टिव में भी आपने ये पढ़ा है कि जो भी बिजनेस के अंदर डे टू डे में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उन्हें हमें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना होता है। सिस्टमेटिकली कैसे रिकॉर्ड करोगे? कि पहले आइडेंटिफाई करोगे कि वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करोगे आप अपनी बुक्स में, जर्नल में, ठीक है, जिसमें भी आप रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद उन्हें क्लासीफाई करोगे। कि क्लासीफाई कैसे करोगे? कि आप एक मतलब मेन हेड नाम दे दोगे, फिर उससे अलग अलग उसमें क्लासीफाई करोगे। ठीक है, ऐसे आप फिर
कम्युनिकेट करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उन्हें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका फाइनेंशियल रिजल्ट निकला है अकाउंटिंग का, ठीक है, वो आपको क्या करना होता है, अदर पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना होता है, उन्हें बताना होता है, ठीक है, जो ताकि वो हमारे बिजनेस के लिए डिसीजन ले सके। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। अभी मैंने एरर और फ्रॉड्स वाला एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, कि कैसे हमारे अकाउंट्स हमारी एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद है कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, ठीक है, जो हमारी अकाउंटिंग है वो लीगल नीड्स भी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? देखिए, जो भी अभी हम आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उसमें हमें लिख के दिया हुआ है कि आपको ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, ये सब तो हमें वो मेंटेन करना होता है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी हमारे असिस्टेंस टू मैनेजमेंट है उन्हें जो भी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। लास्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस से रिगार्डिंग उन्हें हमें करना होता है कि भाई कैसे हमें हमारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, फिर कम्युनिकेट करना होता है अपने यूजर्स को, जिससे कि वो डिसीजन ले सके हेल्पफुल, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शन थे। अब हम करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई हमें अकाउंटिंग बनाने से, हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने से हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या लाभ मिलता है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अकाउंटिंग, अब हमें देखो, मान लीजिए आपने पिछले साल या आपने अपने बिजनेस में बहुत मेहनत की है, ठीक है, तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कैसे पता चलेगा? बिना अकाउंट पे बनाए तो आपको पता नहीं चलेगा, बिना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं, ठीक है, उसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, जिससे हमें हमारे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले, ठीक है। बैलेंस शीट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले कि भाई कितनी एसेट्स है, कितनी आपकी लाइबिलिटीज़ है, राइट, कितने आपने एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, बस्टिंग एंड फोरकास्टिंग। अब आप कहोगे कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, तो बिल्कुल है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 बिजनेस किए हैं, ठीक है, एक में आप पेन बना रहे हो, एक में आप चॉकलेट बना रहे हो, ठीक है। अब आपने दोनों में इक्वल कैपिटल लगाकर उस बिजनेस को मतलब शुरू किया है कि 2 लाख कैपिटल आपने पेन वाले बिजनेस में लगाई है, 2 लाख कैपिटल आपने चॉकलेट वाले बिजनेस में लगाई है। अब आपने बहुत मेहनत कर ली, दोनों में इक्वल मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अब आपको एंड में जब आपके रिजल्ट्स की बारी आती है तो आपको इसमें प्रॉफिट होता है 80,000 रुपीज़ का, ठीक है, पेन वाले बिजनेस में, और चॉकलेट वाले बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपये का। तो देखिए आपको डिसीजन मिल जाता है, आप डिसीजन ईजिली ले सकते हो कि आपको कौन से जो भी बिजनेस है, कौन से बिज़नेस को आपने ग्रो करवाना है, एक्सपेंड करवाना है, और कौन से बिज़नेस को आपने क्लोज़ करना है। तो ऑब्वियसली चॉकलेट वाला बिज़नेस आपको प्रॉफिट दे रहा है ज़्यादा और ये आपको कम दे रहा है, तो आप इस वाले बिज़नेस को बंद कर सकते हो और इस वाले बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तो हुआ ना अकाउंटिंग हमारे लिए हेल्पफुल डिसीजन, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमारे बिजनेस को सेल करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल है। कैसे कि अब आप जिसे भी अपना बिज़नेस सेल कर रहे हो तो वो ऐसे ही बिना इन्फॉर्मेशन लिए ही आपका बिज़नेस थोड़ी ना परचेज़ करेगा। तो वो क्या देखेगा, तो वो आपके रिकॉर्ड्स देखेगा कि आपने कैसे कैसे आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं, क्या आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको लॉस कितना हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ही तो वो बिज़नेस परचेज़ करेगा ना। तो ये हमारे लिए एडवांटेजेस है, ठीक है। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, देखिए जो हमारी अकाउंटिंग है ना, अगर हमें अपने बिजनेस के लिए लोन लेना है, ठीक है, कैपिटल की नीड होती है, तो क्या करते हैं हम बाहर से लोन लेते हैं, तो वो लोन भी है ना क्या अकाउंटिंग के बेस पे हमें मिलता है, उसमें रिकॉर्ड्स को चेक करके ही मिलता है। देखिए आपने अपने यूज़ के लिए लोन्स लिया होगा तो क्या करते हो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हो ना, उन्हें सिक्योरिटी देते हो कि भाई कुछ भी सिक्योरिटी रखते हो, उसके बेस पे ही आप लोन देते हो। मान लो अब लोन बैंक आपको ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा, अब अगर आप इंटरेस्ट पे ना कर पाए तो बैंक को तो काफ़ी सारा लॉस हो जाएगा। तो क्या करता है वो सिक्योरिटी दे रखवाते हैं, जो भी आप लोग जो भी किसी ने लिया हो कभी,
ठीक है। तो ऐसे ही बिज़नेस का भी होता है। तो बिज़नेस के रिकॉर्ड्स को देख के उसकी मतलब क्या रेपुटेशन है, क्या उसके रिकॉर्ड से कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है, उसके बेस पे उसे लोन मिलता है। तो वो किसके बेस पे मिलेगा, जब आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा उसी से, ठीक है। तो अकाउंटिंग कैसे हेल्पफुल हुआ ना, हमें लोन्स प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल हुआ, ठीक है। उसके बाद है हेल्पफुल इन प्रिवेंटेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। देखो ये पॉइंट्स फिर से आ गया, ठीक है। एरर एंड फ्रॉड से हमें हेल्पफुल करता है, हमारा अकाउंटिंग से ही पता चलता है, क्योंकि जो भी हमारी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है। अब रिकॉर्ड हो रही है तो आप देख सकते हो ना कि कितना आपने भाई, कितनी आपकी एसेट्स खरीदी हुई है, कितना आपने मशीनरी ली है, कितने की आपकी बिल्डिंग थी, किसको आपने सैलरी पे कर दी है, ठीक है। तो आपको क्या बचाते हैं, ये एरर एंड फ्रॉड से भी आपकी हेल्प करते हैं हमारे अकाउंट्स, क्योंकि हमने सब कुछ सिस्टमेटिकली मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो हम उसमें देख सकते हैं। उसके बाद है इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। हम जो अकाउंटिंग के बेस पर कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि पिछले साल मेहनत तो हमारी इक्वल हो रही है कि पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, इस साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, अगर लॉस हुआ है तो वो क्यों लॉस हुआ है। और हम अपने बिज़नेस को अदर बिज़नेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे बिज़नेस में हमें 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर उस दूसरे बिज़नेस में 12 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्यों इतना मतलब डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप उन डिफरेंस को डिफ्रेंशिएट करके अपने बिज़नेस को ग्रो एक्सपेंड कर सकते हो, राइट। आप उन कमियों को दूर कर सकते हो। तो हुआ ना हेल्पफुल, क्योंकि हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के बेस से ही हमें कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। अब मान लो आपने तो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। अब आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने आपका जो भी मतलब लिख के दे दिया कि भाई 5 लाख रुपीज़ आपका टैक्स है, और आप कहते हो कि नहीं हमारा तो 3 लाख रुपये टैक्स है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप अपने अकाउंट्स देखोगे तो आप तो गवर्नमेंट को कह सकते हो ना कि हमने तो मेंटेन किया हुआ है अपने रिकॉर्ड्स को, आप देखो चेक करो। तब रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है यस 3 लाख, तो आप बच गए हो ना टैक्स लाइबिलिटी, वरना तो आपको 5 लाख रुपीज़ ही करना होता। तो आपको किसने हेल्प किया, अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं आपने, राइट। उसके बाद है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ठीक है। जो भी आपका लीगल, क्योंकि ये सब कुछ लीगली होता है, ठीक है। जो भी आपके प्रिंसिपल्स में मेंशन किया हुआ है, आप उसी के बेस पर ही लीगली रिकॉर्ड्स रखते हो, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो भी ये क्या होते हैं, हमारे अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए भी हेल्पफुल है हमारे अकाउंट्स, ठीक है। अगर किसी ने बिजनेस किया हो पार्टनरशिप में, तो वो क्या पार्टनर क्यों कैसे बनेंगे, देखो आपके अकाउंट्स देख कर कि अगर इस बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करते हैं, कैपिटल लगाते हैं ना, पार्टनर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस मेमोरी बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। क्या है अकाउंटिंग किस में हेल्प करते हैं, हमारी मेमोरी को रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अब देखो मान लीजिए बिजनेस में इतनी ट्रांजेक्शन्स होती है, हज़ारों में ट्रांजेक्शन्स होती है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप इन सबको याद करोगे, अरे बिल्कुल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने मेन रिकॉर्ड किया हुआ है अकाउंट्स के अंदर, तो क्या होता है, ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस करते हैं, राइट। आप उसमें देख सकते हो। अब मान लो आपको 2 साल पहले का आपको कोई रिकॉर्ड चेक करना है, तो आप बिल्कुल भी, मुझे तो नहीं लगता किसी को याद भी रहता होगा, इम्पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या करते हो आप इन अकाउंट्स को ही तो देखते हो कि भाई 2 साल पहले हमने क्या ट्रांजेक्शन की थी, ठीक है। तो और वो उसी डेट में, जिस डेट में आपने ली हुई है वो उसी डेट में आपको मिलेगी, तो आपको मतलब इजीली हो जाता है ना, तो हेल्पफुल है, ठीक है। ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब करते हैं हम लिमिटेशन। चलिए अब करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, ठीक है। जो अकाउंटिंग है ना, अब देखिए किसी के अगर फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी है, तो ऐसे ही आपके अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। अकाउंटिंग में क्या करना होता है, हमें पर्सनल जजमेंट लेना होता है। आप कहोगे वो कैसे लेना होता है, देखिए अब मान लीजिए आपके पास आपने एक मशीन खरीदी है, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। तो आपको ये खुद ही अज्यूम करना होता है कि ये आपकी 8 साल तक चल जाएगी, ठीक है। ये आपको अकाउंटिंग नहीं बताती कि आपकी मशीन कितने साल तक चलेगी,
ठीक है। ये आपको खुद ही मतलब एस्टिमेट करना होता है कि ये मशीन मैं आज ख़रीद रहा हूँ तो ये 8 साल तक तो चल ही जाएगी। ठीक है। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि 8 साल तक ही चले, हो सके ये 10 साल भी चल जाए, हो सके 6 साल भी चले तो ठीक है। इसका मतलब है कि आपको पर्सनल जजमेंट करना होता है। आपको अकाउंटिंग ये लिख के नहीं देती है कि आप जो ये मशीनरी आज परचेज़ कर रहे हो ये इतने साल चलेगी की। ठीक है। तो आपको इसमें से खर्चा डिडक्ट करना होता है कि भाई इतने साल चल जाएगी, तो ये एज्यूम करके चलना होता है। उसके बाद है सेकंड, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। ठीक है। जो भी हमारी अकाउंटिंग है वो हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन पर बेस्ड होती है। ठीक है। जो इसमें लिखा है ना वह उसी तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी होती है। ठीक है। उसके बाद है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाती है। आप कहोगे कैसे? मान लीजिए आपका बिजनेस, ठीक है, बिस्किट बना रहा है। ठीक है। और एक बिजनेस एक्स है जो बिस्किट बना रहा है, एक बिजनेस वाई है जो वो भी बिस्किट बना रहा है, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर सेम आपके इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपकी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ये। ठीक है, कि आपका जो बिस्किट है वो दूसरे के बिजनेस से कैसे डिफरेंशिएट है। ठीक है। तो क्या करते हैं ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा। अब जैसे एक एग्जांपल और लीजिए। ठीक है। ऐसे ही आपका बिजनेस एक्स है, एक बिजनेस है आपका वाई। ठीक है। इसने एम्प्लॉय रखे ग्रेजुएट लेवल के। ठीक है। जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल किए हुए है उसने एम्प्लॉय रखे। ठीक है। इसने रखे हैं भाई अच्छे प्रोफेशनल कोर्स किए हुए, जैसे सीए रख लिया। ठीक है। अच्छे से मतलब, तो ये क्या होते हैं कि इन पर्सनस की क्वालिटेटिव नहीं बताते कि जो ये ग्रेजुएट है पर्सन ये अच्छा वर्क कर रहे हैं या जो सीए है वो अच्छा वर्क कर रहे हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। उसके बाद है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है वो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2021 में एक लैंड खरीदी है। ठीक है। 10 लाख रुपीज़ की। ठीक है। 2021 में आपने लैंड खरीदी है, तो जो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है ना एंट्री, वो क्या होगी कि आपने लैंड खरीदी है 10 लाख रुपीज़ की। ठीक है। अब आज की डेट में उस लैंड की क्या प्राइस है, वो कितने में, आप क्या उसकी डिमांड, कितनी उसकी प्राइस होगी, ये आपको अकाउंटिंग नहीं बताता। जितनी जब आपने इस लैंड को परचेज़ किया था, जितना आपने इसको लिख दिया है ना आपके रिकॉर्ड में, वो उतना ही दिखाएगा। ठीक है। आज आप इसे 50 लाख रुपए की भी बेच सकते हो। ठीक है। आज इसकी कीमत 50 लाख रुपए हो गई है, लेकिन आपकी अकाउंटिंग वो नहीं बताती। ठीक है। तो ये क्या करती है, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। ये आपका लिमिटेशंस है अकाउंटिंग का। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है। क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है आपकी अकाउंटिंग। कैसे, यही एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो आपने 2021 में एक लैंड परचेज़ किया, तो जितने की आपने ये लिख दिए ना ये उतना ही रिकॉर्ड होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है। आज इसकी कीमत ज़्यादा होगी। ठीक है। तो वो आपकी अकाउंटिंग नहीं दिखाती है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ठीक है। ये विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे? मान लीजिए एक बिजनेस है ए, एक बिजनेस है बी। ठीक है। तो ये विंडो ड्रेसिंग करके दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? जैसे मान लो ए बिजनेस है जिसने 10 लाख रुपीज़ लगाकर एक बिज़नेस करा, बी ने भी 10 लाख रुपीज़ लगाकर एक बिज़नेस किया। ठीक है। इसने काफ़ी मेहनत करने के बाद इससे प्रॉफिट हुआ 8 लाख रुपीज़ का। ठीक है। इसे प्रॉफिट हो गया 11 लाख रुपीज़ का। ठीक है। ऐसे एज्यूम कर लो। ठीक है। अब इन्हें प्रॉफिट हो गया, तो अब क्या, तो अब ये कहेगा कि भाई इसे 11 लाख, दोनों इक्वल कैपिटल लगा रहे हैं लेकिन इसे 11 लाख का और मुझे 8 लाख का प्रॉफिट क्यों? तो ये क्या करता है कि क्यों ना मैं विंडो ड्रेसिंग करूँ, तो ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कर देता है। तो क्या करता है, ये अपनी उसमें बुक में 12 लाख रुपए दिखा देता है कि इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। इसने विंडो ड्रेसिंग कर दी। ठीक है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि इसे हर साल इतना प्रॉफिट हुआ हो, तो जिस साल इसका प्रॉफिट अच्छा गया होगा इसने उसे दिखा दिया। ठीक है। ऊपर ऊपर से। जैसे एक एग्जांपल लो, आप मॉल में जाते हो। ठीक है। शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो उस मॉल की जो भी अच्छी ड्रेसेस होंगी ना, तो वो अपने शोरूम के बाहर लगा देता है। तो पब्लिक क्या सोचती है कि भाई बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं, जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। इट मीन्स कहते हैं ना वो ऊंची दुकान फीका पकवान की, मतलब अच्छा सब है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो दिखा देते हैं और जब देखते हैं ट्राई करके तो अच्छा नहीं मिलता। ठीक है। तो इसका लिमिटेशन है। उसके बाद है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग ये नहीं बताती कि भाई मेरा ये बिज़नेस चलेगा कि नहीं, ये हमारी फोरकास्टिंग में बिल्कुल हेल्प नहीं करती। ठीक है। कैसे, कि अभी हमें ये थोड़ी ना बताएगी कि भाई जो आगे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है।
अब जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, आपकी कंपनी मोबाइल बना रही है, ठीक है। पहले कैसा मोबाइल चलता था, कीपैड का मोबाइल चलता था, है ना। उसके बाद ज़माना आया आपके स्मार्टफ़ोन का, टच का, ठीक है। अब आपको ये थोड़ी ना बताएगी कि आगे स्मार्टफ़ोन चलने वाले हैं तो आपके इस मोबाइल को कोई नहीं ख़रीदेगा, राइट। तो क्या करती है, फोरकास्टिंग में हेल्प नहीं करती। ये हमें ये नहीं बताती अकाउंटिंग की दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है। ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताती है। तो अब आपके लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आई होप आपको समझ में आया हो। अब करेंगे हम आपकी कुछ क्वालिटेटिव आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकाउंटिंग की, अब हम वो करेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए जो हमने पहले किया था वो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अब करेंगे क्वालिटेटिव, ठीक है। ये 4 टाइप्स की होती है, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेयरबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स होता है कि भरोसा करना, ठीक है। मैं आप पे भरोसा क्यों करूँ, भरोसेमंद, ठीक है। बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो रही है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बन रहे हैं, उनमें भरोसेमंद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उन पर भरोसा किया जा सके। वेरिएबल होने चाहिए, फ्री फ्रॉम बायर्स होने चाहिए, कोई भी उसके अंदर पक्षपात नहीं होनी चाहिए जो भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड मटेरियल एरर, किसी प्रकार का मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताकि जो भी मतलब सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड इज़ रेलिवेंस, उपयोगी, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जो हमारे यूजर्स हैं, यूजर्स कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी में कैपिटल लगाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, राइट। तो उनके लिए वो रेलिवेंट होनी चाहिए जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। रेलिवेंट टू यूज़, शुड मीट नीड्स ऑफ यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो भी उनकी यूजर्स को जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, करवाने जा रही है जो भी बिज़नेस है, ठीक है, वो रेलिवेंट होनी चाहिए, उनके लिए उपयोगी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है फालतू की चीज़ें मतलब उन्हें प्रोवाइड की जाए। अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपके बिज़नेस में आपने कितने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किए हैं, तो आप बताने लगो कि भाई मैंने 10 रुपये वहाँ दिए, 40 रुपये का मैंने ऑटो किया, तो ये सब नहीं, ठीक है। आपने पूरे साल में कितना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किया, तो आपने बता दिया 80,000 मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ। मीन्स रेलिवेंस, जो भी इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। क्यों, ताकि वो कंपनी के लिए एक हेल्पफुल डिसीजन ले, ठीक है। उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स समझना, ठीक है। जो बिज़नेस के अंदर कोई जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, वो इस लैंग्वेज में हो जो कि एक नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आए, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, समझ में आनी चाहिए, एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन भी अकाउंट्स को समझ सके, ठीक है। अगर आपने ऐसी लैंग्वेज में बना दिए जो समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर उस अकाउंटिंग को अकाउंट बिजनेस के अकाउंट्स बनाने का क्या ही फ़ायदा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। कंपेयरबिलिटी मीन्स होता है कि एक किसी अपनी चीज़ को किसी से भी कंपेयर करना, ठीक है। यूजर्स शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंपेयर मीन्स जो भी अपनी आपके बिजनेस में इस साल कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, उसको आने वाले सालों या फिर पिछले सालों से क्या करना है, कंपेयर कर सकें, ठीक है। या फिर अपने जो भी अपनी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें अदर बिजनेस के साथ कंपेयर करना, ठीक है, क्या कहलाता है, कंपेरेबिलिटी। तो क्या हुई हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेयरबिलिटी, ठीक है। कंपेयरबिलिटी में आता है कि आप किससे कंपेयर करते हो। यूजर्स शुड बी एबल कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरफर्म और इंट्राफर्म। देखिए इंट्राफर्म का मतलब होता है ओन फर्म प्रीवियस ईयर, कि अपना ही बिजनेस है, अपनी ही फर्म को पिछले सालों के रिकॉर्ड से कंपेयर करना। और इंटरफर्म का मतलब है विद अनदर फर्म या कंपनी, कि अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें अदर कंपनीज़ के साथ कंपेयर करना, ठीक है। ये हो गई आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू गाइज़।